everyone, a very warm welcome to today's session. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab, Bonjour. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल साइंस एक्सपर्ट एट एम्बाइब, और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जहाँ पे हम करने वाले हैं डिस्कस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट. वैसे तो यार न्यूज़ में बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, कई बार वो अपडेट्स मिस हो जाती हैं, बट कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत मंडेन चीज़ों में छुपी होती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है और या कभी ध्यान भी नहीं जाता है. बट जब वो फैक्ट अलग से पढ़ो तो आप हमेशा इंट्रीग्ड हो जाते हो कि डूड, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स सो कूल. सो लेट्स फाइंड सिमिलरली द कूल फैक्ट्स अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. Let's get started, but before I do move on, a quick reminder to you guys to download the Imbibe app and explore it जितना मन चाहे, because it is absolutely free. आपके लिए amazing beautifully designed videos है, एक big book भी है जिसमें जितनी books जो भी कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ भरा हुआ है. You'll find practice questions, you'll find tests aligned to your exams. आपको सिर्फ अपना goal select करना है and then you will be good to go. So guys, please make sure to explore the app, एब्सोल्युटली फ्री. तो इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है. हम हमेशा वंडर करते रहते हैं कि और क्या रिसोर्सेज है जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए, क्या रेफरेंस बुक्स हैं. आपके लिए सब रेडिली अवेलेबल है यहाँ पे. सो दिस इज़ योर वन स्टॉप शॉप. यू जस्ट हैव टू बी हियर एंड नॉट वरी अबाउट इट. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टेलीग्राम चैनल. ये हमारा QR कोड है, आपको ये लिंक यहाँ पे गिवन भी है, आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. तो आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आप हमसे कनेक्टेड हो जाओ इस टेलीग्राम चैनल से, बिकॉज सारे सेशन के अपडेट्स, ऐसे अमेजिंग क्विजेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट वी कीप पोस्टिंग ऑन दिस चैनल. और ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पर्सनल जरिया है हम एडुकेटर्स का ऑन दिस चैनल टू कनेक्ट विथ यू गाइज पर्सनली. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, क्योंकि कई बार चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लेने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं आती है या मिस हो जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेलीग्राम से पहुंच जाएगी. ठीक है, तो अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो शायद हमें नहीं है पता. सो गाइज, ये तो पता ही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. अब देखो, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. द फ्लेक्सिबिलिटी, द लीनियंसी दैट वी हैव बीन गिवन, जो राइट्स हमें दिए गए हैं, बट मोर देन एवरीथिंग एल्स पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और डेमोक्रेटिक सेटअप ट्रूली जितने कैपेसिटी में फॉलो हो सकता है, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव ट्रू डेमोक्रेसी. कहीं कभी कभी वायलेट हो जाती है डेमोक्रेसी की स्पिरिट और एसेंस भी, बट जितनी भी हो सकती है वो सब यहाँ पे हम करते हैं इम्प्लीमेंट इन अ ह्यूज कैपेसिटी, विच मेक्स अस द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड. ओके, अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपको बताया, तो हमारी जनता जो है वो खुद से चूज करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और इसीलिए हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो किसी फेस्टिवल से, किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं होते. People look up to it, people look forward towards it, people are always excited about it, right? और ये representatives ही हैं जिनको आपकी जनता, आपके देश की जनता, हमारे देश की जनता, हम सारे लोग मिलकर वोट करके जब इलेक्ट करते हैं, तो ये सारे हमारे जो चुने हुए मेंबर्स हैं वो उस वोट के साथ एक राइट भी ले जाते हैं, जो राइट उन्हें सिटीजन्स ने दी है. और ये राइट क्या है? ये राइट है आपके लिए, आपके बिहाफ पे रन करना गवर्नमेंट, लॉज बनाना, पॉलिसीज बनाना. तो इसीलिए इनको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, द लॉ मेकर्स, राइट. सो द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म अ लेजिस्लेटिव बॉडी. तो ये एक लॉ मेकिंग बॉडी बनाते हैं और उसी का नाम हमने पार्लियामेंट रखा है ना, कि भैया हमने जब पूरे देश में 550 जनता लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में इलेक्ट कर दिया है, ये कहाँ जाएंगे, कैसे इकट्ठे मिलेंगे, कहीं तो बैठेंगे, तो एक असेंबली बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे लॉ मेकिंग की. उसी का नाम हमने रखा है पार्लियामेंट, जहाँ पे ये मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, अपनी असेंबली करते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं, डिस्कशंस में के थ्रू जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करके लॉज, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें बनाते हैं जो इम्प्लीमेंट करके देश को चलाया जाता है. नाउ लेट अस आल्सो लर्न फ्यू मोर अदर थिंग्स एंड इंटरेस्टिंग फॉर दैट मैटर अबाउट द पार्लियामेंट. तो चलो शुरू करते हैं हमारा सेशन. टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है जो अननोन फैक्ट्स है हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, उसके ऊपर एक क्विक लाइट थ्रो करते हुए.
सबसे पहले द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. Indian Parliament consists of two houses, the Lok Sabha, which is the House of People, and the Rajya Sabha, which is Council of States. होता क्या है कि लोक सभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, ठीक है. लोक सभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं, और क्योंकि इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, इसकी वजह से कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि लोकसभा वुड बी द हाउस विच इज़ लोअर इन पावर, उतनी पावरफुल नहीं होगी. राज्यसभा साउंड्स लाइक मोर नोबल, मोर रॉयल, तो ये अपर हाउस है, ये ज़्यादा पावरफुल होगी. तो ऐसा नहीं है. हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट दो हैं आपकी, लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा के मेंबर्स सीधा सीधा हमारे द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. यानी कि लोकसभा में कौन जाएगा उसकी इलेक्शंस होती हैं और हम उसके लिए वोट करते हैं. वेयर एज राज्यसभा की जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट होती है. इनडायरेक्ट क्यों होती है? इनडायरेक्ट इसलिए होती है बेटा बिकॉज अगर राज्यसभा की भी डायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी बनने लग जाएगी, सेम लेवल पे आ जाएगी. और राज्यसभा का काम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस की मेकिंग में वो सेम नहीं होता है जो लोकसभा का होता है. तो इसमें क्या किया जाता है कि स्टेट में जो आपकी असेंबली बनी होती है, हर एक स्टेट में एक लॉ मेकिंग असेंबली बनी होती है स्टेट लेवल पे सरकार को चलाने के लिए. उन लोगों में से ही किसी को फिर चुन करके राज्यसभा में भेजा जाता है. इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. यानी कि आपने पहले एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया स्टेट में कि हाँ जनता ने इलेक्ट कर दिया है इन लोगों को, अब इन लोगों में से हम कुछ लोगों को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज देंगे, इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस है. अल्टीमेटली वही लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं. लेकिन दूसरे राउंड ऑफ इलेक्शंस में राज्यसभा के जनता वापस आकर वोट नहीं करती है. इलेक्टेड मेंबर्स ही उनमें से कुछ इलेक्टेड मेंबर्स में से चुनते हैं राज्यसभा में कौन जाएगा. तो इसीलिए इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है. और ये बहुत ज़्यादा एडवाइजरी वाली काम भी करती है और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखती है, ठीक है. लोकसभा हाउएवर इज द हाउस ऑफ पीपल. तो हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ? लोगों का हाउस है ना, लोगों के लिए, इसीलिए लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है. दीज आर द टू हाउसेज एंड अपर हाउस एंड द लोअर हाउस. उसमें हमने देख लिया कि किसके पास कितने पावर्स हैं. अब कहाँ पे कितने लोग हैं अगर इसकी बात की जाए तो लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स, जिनमें से 543 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. तो पहले आप देखो कि अब आपको लगेगा कि तो फिर 2 मेंबर्स का हिसाब कहाँ गया और वो उन 2 मेंबर्स को हम क्यों नहीं इलेक्ट कर रहे हैं. तो बच्चे वहाँ पे इलेक्शन जो है नहीं होता है, वहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, नॉमिनेशन का एक्चुअली, जो प्रेसिडेंट करते हैं फॉर 2 मेंबर्स. 2 मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आते हैं. अब देखो हमारी लीनियज क्या है, पिछले 200 सालों में, मतलब 200 साल हमें ब्रिटिशर्स रूल करके गए. जब ब्रिटिशर्स गए तो उनमें से कुछ ब्रिटिशर्स रह गए, है ना. तो ऐसे कई सारे इंडियंस आपको मिलेंगे जो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं. एंग्लो इंडियंस का मतलब बेसिकली होता है कि उनकी लीनियज जो है वो इन ब्रिटिशर्स से आती है. इंडियंस के साथ रहते रहते मर्ज होते होते साथ में कई बार क्या हुआ कि कोई ब्रिटिशर है और उसने किसी इंडियन से शादी कर ली, तो उनका जनरेशन जो उनके बच्चे आए वो एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे, हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिशर. या अब वो इंडियंस जिनकी लीनियज जो है वो ब्रिटिशर्स के पास से आती है वो एंग्लो इंडियंस होते हैं. तो हमारी क्योंकि लीनियज जो है कहीं ना कहीं वहाँ से आती है बिकॉज ऑफ द कोलोनाइजेशन, उनको भी हमें लगा कि थोड़ी सी एक रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए हमारे पार्लियामेंट में. लेकिन उसके लिए इलेक्शंस नहीं होते हैं, वो इलेक्शंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे होते हैं. तो 2 सीट्स जो है वो आपका प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर देते हैं. तो टोटल 545 सीट्स हुई. 543 लोगों के द्वारा सीधा डायरेक्ट वोट से इलेक्ट की जाती हैं. 2 सीट्स पे नॉमिनेशन का फंडा चलता है जहां पे प्रेसिडेंट विल चूज कि किसको नॉमिनेट करना है फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. अब ये नॉमिनेशन में भी किसी को भी रैंडमली नहीं लगा सकते, एंग्लो इंडियन मेंबर होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती है? तो राज्यसभा में बच्चे होती है 245 सीट्स. तो आप एक चीज और पे गौर करो, 545 सीट्स फॉर द लोकसभा,
245 सीट्स फॉर द राज्यसभा। तो हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो हाई है लोकसभा की और लो है राज्यसभा की। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इससे पावर्स में चेंजेस आते हैं? नॉट रियली सो मच। पावर्स पहले से ही डिफाइंड है, जिनमें हम देखेंगे कि लोकसभा वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू द राज्यसभा, लेकिन इस जो आपकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ का असर थोड़ा सा आता है। हाई स्ट्रेंथ की एडवांटेज एक सिचुएशन में मिलेगी लोकसभा को, जहाँ पे डिसएडवांटेज बनेगी राज्यसभा के लिए, और इसीलिए लोकसभा थोड़ी और पावरफुल बन जाएगी राज्यसभा से। वॉट इज दैट scenario? What is that case? I will tell you. So the Rajya Sabha has total of 245 members, out of which 233 are elected by the members of the State Legislative Assembly. तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे जब हम इलेक्शंस कर रहे हैं, जिन लोगों को हम चुन रहे हैं वो मिल करके जो लॉ मेकर्स है एक असेंबली बनाते हैं, उसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं। जब वो सेम चीज़ स्टेट लेवल पे होती है तो आप उसको स्टेट लेवल असेंबली कहते हो। उनमें क्या होता है, 245 में से 233 लोग जो हैं वो वोट से इलेक्टेड होते हैं। आपके सॉरी वो कहाँ से आते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 233 मेंबर्स, यानी कि वहाँ पे भी वोटिंग चल रही है। जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो वोट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट वोटिंग चल रही है। तो फिर बाकी के बचे 12 मेंबर्स कहाँ गए? यहाँ पे फिर से सेम फंडा आ गया। तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को राइट दिया जाता है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का। ठीक है, तो नॉर्मली स्कॉलर्स जो होते हैं बेटा, उनको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। स्कॉलर्स इन टर्म्स ऑफ जिन्होंने लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, ठीक है, इन सारी चीज़ों में बहुत नाम कमाया है, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि उनका इनपुट, उनके इंटेलेक्ट का एडवांसमेंट वो हमारे गवर्नमेंट के रनिंग में और लॉ मेकिंग में काफ़ी काम आएगा। तो इसीलिए उनकी मदद से इसीलिए उनको नॉमिनेट कर लिया जाता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम दे माइट नॉट बी एक्चुअली इंटरेस्टेड एंड पॉलिटिकली अलाइंड इन टर्म्स ऑफ कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा कि उनको पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना है। तो उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है ताकि उनके इनपुट्स भी मिल जाएं और उन्हें वो इलेक्शंस, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली घुसना भी ना पड़े अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो। नाउ व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट बच्चे इज बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी इंस्पिरेशन हमें कहाँ से आई? इसकी इंस्पिरेशन हमें आई हमारे कोलोनाइजर्स से ही, ब्रिटिशर्स से। तो जो सिस्टम ब्रिटिशर्स फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वही सिस्टम हमने भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इंडियन पार्लियामेंट का इंस्पिरेशन आता है यूके के पार्लियामेंट वाले सिस्टम से, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको हम कहते हैं। और वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। द सेम थिंग हैज बीन टेकन एज एन इंस्पिरेशन एंड बीन एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज वेल। तो पहले शुरुआत कहाँ से हुई? वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट किया करता था पहले भी, जब हम कोलोनाइज थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा, जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ने लग गए, तो हमारे जो फोर फादर्स थे जो इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे थे कि अब इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, इंडिया की गवर्नेंस कैसी होगी, इंडिया कैसा दिखेगा, दे डिसाइडेड दैट दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम जहाँ पे डिविजन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके ज़्यादा पावरफुल होंगे, प्रेसिडेंट वुड बी देयर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होंगे, प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर्स नहीं होंगे अनलाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम का ये गवर्नेंस का सिस्टम जो डेमोक्रेटिक था, पार्लियामेंट्री था, हमने कर लिया फॉलो। लोकेशन और नाम की अगर बात करें तो कहाँ है हमारा पार्लियामेंट? कई बार लगता है वो है हमारे इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में। तो इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है बच्चे न्यू दिल्ली में है और सांसद भवन के नाम से भी जानी जाती है। पार्लियामेंट भी कहते हो, सांसद भी कहते हो। पार्लियामेंट इंग्लिश है, सांसद भवन हिंदी में है। सांसद भवन यानी कि सांसद, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट, मतलब हाउस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, तो उनको इंग्लिश में हम एमपी कहते हैं। एमपी कैसे? इसका शॉर्ट फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा का इंसान हो या राज्यसभा का इंसान हो, उनको आप एमपी करके एड्रेस करते हो। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में हम उनको सांसद बोलते हैं, विच इज टेक्निकली अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। सांसद भवन का हिस्सेदार एक सांसद होता है।
पार्लियामेंट वॉज डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। ये याद रखिएगा कि एडविन जी ने जो पूरा आर्किटेक्चर है, वैसे तो अब नई फॉर्मेशन भी हो रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इट वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिशर हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग। हो सकता है ये हमें पता ना हो सकता है हमने कभी इस पे ध्यान ना दिया हो, बट अगर आप कभी पार्लियामेंट घूमने जाओगे तो बाहर आपको वहाँ पे जो वो लगी होती है, शीला लगी होती है, विच इज़ बेसिकली द स्टोन में जहाँ पे सारी इन कार्विंग्स होती है और सब मेंशन्ड होता है कब बना, कैसे बना, किसने उद्घाटन किया, ठीक है, उसमें आपको मेंशन्ड होगा कि आर्किटेक्ट जो है वो मिस्टर एडविन है। Okay, now the foundation stone of the Indian Parliament building was laid by Duke of Connaught in 1921 and the building was completed in 1927. यानी कि it is not like the present Parliament building that we are using, that we refer to as the Parliament, was actually constructed after independence or maybe after we started preparing our constitution. No, it was done way before than our whole idea of independence was even closer into happening। यानी कि वाकई में हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, इस आइडिया के हम करीब भी आते इससे बहुत पहले ही वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, जिसको आज हम पार्लियामेंट की तरह रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं। तो ड्यूक ऑफ कनॉट प्लेस भी है आपका दिल्ली में, तो कनॉट के ड्यूक के ऊपर ही है वो, ठीक है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने 1921 में उसकी बिल्डिंग की जो है ही हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन। यानी कि अभी भी हमारी बिल्डिंग जब शुरू होती है तो आप देखते होगे कि एक स्टोन बनाया जाता है और उसकी फाउंडेशन कोई ले करता है, सम पॉपुलर पर्सन हु स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट, हु इनॉग्रेट्स द प्रोजेक्ट। सो इट वाज द ड्यूक ऑफ कनॉट हु डिड दिस, और बिल्डिंग अगले 6 सालों में 1927 तक कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी एंड वाज डन बाय एंड डिजाइन बाय द आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस, ठीक है। पार्लियामेंट की मीटिंग जो पहली हुई थी बेटा वॉज हेल्ड ऑन May 13 ऑफ 1952। यानी कि 1947 में हम हो गए थे आज़ाद, लेकिन ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years आप देख सकते हो कि 4 years and few months बचे हुए थे 5 साल होने में। मई की बात है और हम अगस्त में जो है आपका वो सेलिब्रेट करते हैं, तो मतलब 4 साल 9 महीनों तक बेसिकली हमारा पार्लियामेंट में कोई मीटिंग नहीं हुआ था। द वेरी फर्स्ट मीटिंग दैट हैपेंड वाज ऑन May 15 ऑफ 1952, जब पहले जनरल इलेक्शंस ढंग से कराए गए थे हमारे देश में। क्या हुआ था कि जब हमारे ब्रिटिशर्स चले गए थे तो हमने हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सारे लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठाया ज़रूर था, बट प्रॉपर जनरल इलेक्शंस हुए नहीं थे उसके पहले, क्योंकि एकदम से इलेक्शंस कंडक्ट करा पाना बिल्कुल आज़ादी के तुरंत बाद वॉज डिफ़िकल्ट। हमें पहले पूरा सिस्टम चाहिए था, प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए था, पैसे, हर एक चीज़ को सेट करने में वक्त लगता, एंड दैट इज़ वाई इलेक्शंस होने में टाइम लगे। इसीलिए जब आप देखते हो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इनको कई जगह पे ना इंटरमीडिएट, ठीक है, उस तरीके से ऐसे रेफर किया होता है एज अ पीएम और अ प्रेसिडेंट, क्योंकि ये इन्होंने वो पोजीशन अज्यूम कर ली थी टू रन द गवर्नमेंट, टू इंश्योर कि सरकार चलती रहे, देश चलता रहे, वरना वो बहुत वल्नरेबल पीरियड था हमारे लिए। कोई चाहिए था हमें जो सरकार को रन कर रहा हो, बिना सरकार के देश नहीं रह सकती थी, बट इलेक्शंस के बिना ही कराई गई थी। दे हैड प्रेज्यूम्ड द पोजीशंस बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी एंड द रोल्स दैट दे हैड, the importance that they had played in the freedom fight and the awareness that they had about the whole system and the nation, ठीक है। पहला सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रेसिडेंसी मतलब जो जिन्होंने प्रेसिडेंट की तरह, चेयरमैन की तरह पहले सेशन को प्रिसाइड किया, वो हमारे प्रेसिडेंट ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट स्पीकर्स, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइज, पहले स्पीकर्स कौन थे? लोकसभा के थे गणेश वासुदेव मावलंकर, एंड वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 1952 टू 1956 इन द पोजिशन ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर ही है जो हेड करता है, चेयर करता है आपका लोकसभा। एंड द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज मीरा कुमार, हु सर्व फ्रॉम 2009 टू 2014। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और ये भी देखने वाली चीज़ है कि पहली फीमेल स्पीकर कब आई हैं? 2009 में। 1947 छोड़ो, 52 से हमारे सेशंस लग रहे हैं, पर फाइनली 2009 में मौका मिला एक फीमेल चेयरपर्सन, एक स्पीकर को भी आकर के वहाँ पे लोकसभा को आगे बढ़ाने का, राइट? ओके,
मूविंग ऑन, आई थिंक दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. आपको शायद ये चीज़ पता ना हो, बट हमारे कई सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, लाइक अ लॉट ऑफ मूवीज हैव बीन मेड ऑन दिस. कई सारे वेब सीरीज भी बने हुए हैं. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दिस वेब सीरीज दैट के मेनन हैज स्टार्ड इन. उसमें भी आपको अटैक ऑन द पार्लियामेंट हैज़ बीन शोन. आप लोग शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होगे व्हेन दिस इज हैपेंड. आई एम श्योर आप पैदा नहीं हुए थे. ठीक है. सो द इंडियन पार्लियामेंट वाज एक्चुअली अटैक्ड, यू गाइज, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट attacks in India that has been taken into consideration. The Indian Parliament faced terrorist attack which occurred on December 13, 2001 में हुआ था ये, and इसकी वजह से major diplomatic standoff हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, because it was a very very big thing कि इंडिया की law making body which represents the government of India, the democracy of India, और लोग जो representatives हैं पूरे इंडियन सिटीजन के, उन पे अटैक किया गया था, उनके असेंबली में घुसकर अटैक किया गया था. तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज नेचुरली विच इट लेड टू वाज अ वेरी वेरी स्टिफ सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट. ठीक है. ओके. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. नाउ एज आई सेड कि अब पुराना पार्लियामेंट हमने देख लिया कि 1927 में बन के खड़ा हुआ है. 100 साल होने जा रहे हैं इस बिल्डिंग को. तो की कंपोनेंट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट के क्या है? कंस्ट्रक्शन है नए पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग का, जो कि करंट बिल्डिंग को रिप्लेस करने वाला है. तो अब हमारी पार्लियामेंट की जो विजन है, जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, वो इस प्रोजेक्ट से चेंज हो जाएगी. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज फोकसिंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ altogether new parliament. So these were some interesting facts. I think Central Vista project के बारे में आपको और पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए. It's something very interesting and currently happening. हो सकता है एग्जाम में कभी कहीं आगे पूछा भी जाए. अभी से अवेयर है ना, मतलब हमारे CBSE के एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में नहीं, बट अगर आप कंपटीशन वगैरह के बारे में आगे सोचोगे तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसके बारे में वैसे भी जनरली पता होना चाहिए. सो डू रीड अबाउट इट एंड यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड सोशल साइंस के वीडियोज़ एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए अवेलेबल ऑन द Vibe app. So please make sure to download the app, explore it, and do not forget to connect with us on the Telegram channel. Here is the QR code. Link भी है, description box में भी है. तो इसी बात पे बच्चों हिट कर दो लाइक बटन if you got to know at least one thing that was actually interesting and new that you were not aware about the Indian Parliament. Do tell me in the comment section how did you like the video. Do not forget to subscribe to the channel and make sure to share the video with your friends also. उनको भी तो कुछ interesting facts पता चले. तो मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, have a great time. Hasta la vista, bye bye, ciao. Take good care of yourselves. We'll see you soon. Stay connected and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.